तो हम लोग पिछले क्लास में जो थे सीख रहे थे कि किसी भी एसिड या बेस का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं या बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग ब्रोस्टेंट-लोरी के कंसेप्ट को कवर कर रहे थे और ब्रोस्टेंट-लोरी के कंसेप्ट में प्रोटॉन आयन का डोनेशन और प्रोटॉन आयन के एक्सेप्ट की जो कंसेप्ट थी उसके आधार पर हम लोग आगे की सारी चीज़ें तय कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे ब्रोस्टेंट-लोरी थ्योरी का नेक्स्ट एप्लीकेशन कि अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स हमने सीखा पिछले क्लास में कि पीरियड में अलग अलग हो या पीरियड में अगर कॉम्प्लेक्स है तो कैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा, ग्रुप में हो तो कॉम्प्लेक्स पर कैसे एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि पीरियड भी सेम कर दिया जाए, मतलब पीरियड भी अलग कर दिया जाए, ग्रुप भी अलग कर दिया जाए, कॉम्प्लेक्स कुछ अलग तरीके से दिया जाए या लगभग सारे कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए कि अगर एक छोटा सा कंपाउंड है जिसका एक कंपाउंड का पीरियड और ग्रुप सेम हो, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सबका पीरियड कांस्टेंट हो, उसके अगला जो कॉम्प्लेक्स दिया जाए पहले और दूसरे दोनों का पीरियड और ग्रुप कांस्टेंट हो, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे H2O H2O2, तो अगर आप H2O को देखोगे तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होगा, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर होगा। H2O2 में जाओगे तो H2O2 में भी जो है हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होगा और ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर होगा। तो ऐसे कहानी जिसमें कॉम्प्लेक्स जो दिया जाए उसमें ग्रुप भी सेम हो, पीरियड भी सेम हो। जो एक कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए कि अगर पहला कॉम्प्लेक्स अगर देखोगे H2O2 की हम बात किया, H2O की बात करें, हाइड्रोजन जो है फर्स्ट पीरियड का मेंबर है, ऑक्सीजन जो है सेकंड पीरियड का मेंबर है, ठीक है। तो इस तरह के पीरियड हो या ग्रुप हो, जो पहला कॉम्प्लेक्स है उसका और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो दूसरा है उन दोनों का पीरियड और ग्रुप सब सिमिलर हो, तब हम कैसे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो इन सब को कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग आज नया मेथड सीखेंगे उस मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट रूल। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट रूल में क्या होता है कि यहां पे कॉम्प्लेक्स का जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे वैसे इंक्रीज करती है। क्या होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स का जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वह इंक्रीज करती है, ठीक है। तो जो अभी आपको हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, या ये भी तो हो सकता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगा उसके क्या कहते हैं, उसका सेंट्रल एटम में उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। उसकी डेंसिटी कम होगी तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, किसी किसी में एसिडिक इंक्रीज करता है, तो वो डिपेंड करेगा। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो सबसे पहले लिखो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट रूल। लिखो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड, the acidic character of oxo acid of the same elements which is in the different oxidation state increases with the increasing its oxidation state मतलब कह सकते हैं कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वह एसिडिक कैरेक्टर जो होगा, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। हम एग्जांपल से अगर इस बात को समझें, मान लीजिए कि इसमें अगर हम एक कॉम्प्लेक्स आपको देते हैं HOCl, HOCl2, HOCl3, उसी तरह से HOCl, दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लीजिए HClO2, तीसरा ले लीजिए HClO3, HClO4। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स हो, अब जरा गौर से देखो, इसमें ग्रुप पहले कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का, क्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का, क्लोरीन 17 ग्रुप का, इसमें भी सेम कॉम्प्लेक्स।
इसमें तो सारे ग्रुप भी, सारे कॉम्प्लेक्स का ग्रुप जो है सिमिलर है। पीरियड अगर देखोगे तो फर्स्ट पीरियड का मेंबर जो होता है हाइड्रोजन होता है, सेकंड पीरियड का ऑक्सीजन होता है, सेकंड पीरियड का क्लोरीन होता है। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ पीरियड जो बाकी कॉम्प्लेक्स है सबका सिमिलर है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। किसी कंसेंट्रल एटम का आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो निकालने के दौरान आप देखेंगे कि इस ऑक्सीडेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब देखो HClO है, हम आपको थोड़ा सा मदद करते हैं। HClO निकालना होगा तो हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और क्लोरीन का निकालना है x इक्वल टू 0। तो -1 प्लस x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू +1। ऑक्सीजन किस पे काम करेगा, क्लोरीन किस पे काम करेगा, यहाँ पर +1 पर। यहाँ पे क्लोरीन 1 प्लस x और +2 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। यहाँ पे जो है क्लोरीन +3 पर, यहाँ पे क्लोरीन +1 पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर HClO3 में लोगे तो 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू -3 इजकल टू 0। तो 1 प्लस एक्स -6 इजकल टू 0, एक्स इजकल टू +5। यहाँ पे क्लोरीन +5 पे काम कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2 इजकल टू 0। तो 1 प्लस एक्स -8 इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू +7। यहाँ पे क्लोरीन किस पे काम कर रहा है +7 पर। अब गौर से देखो तो यहां से 1 2 3 अब इस तरह से क्या कर रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लगातार इसकी बढ़ रही है। ठीक है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बढ़ेगा वैसे वैसे जो होगी उसकी पीरियोडिक टेबल में एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वह इंक्रीज करेगा। तो इसको अगर आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, इसको आप थर्ड मान लो, इसको आप फोर्थ मान लो, तो सबसे ज्यादा किसका होगा 4 का, फिर उसके बाद किसका होगा सेकंड का, ठीक है सॉरी थर्ड का, फिर उसके बाद किसका होगा सेकंड का, फिर किसका होगा फर्स्ट। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बढ़ता हुआ क्रम है किसका, तो ये सॉरी घटता हुआ क्रम है सबसे ज्यादा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद बढ़ता हुआ क्रम लगाना होगा। यह है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना होगा तो सबसे कम पहला, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा। ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स का एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। और जब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम आपको और भी कॉम्प्लेक्स दें, जैसे में आपको देते हैं H2SO3 और H2SO4, अगर दो कॉम्प्लेक्स है H2SO3 और H2SO4, तो H2SO3 में अगर आप सल्फाइड यहाँ पे सल्फर का निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 गुणे 1 प्लस एक्स प्लस 3 गुणे -2 इजकल टू 0, 2 प्लस एक्स -6 इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू +4। यहाँ सल्फर किस पे काम करेगा +4 पे। यहाँ पे निकालेंगे तो 2 गुणे एक्स सॉरी 2 गुणे 1 प्लस एक्स प्लस 4 गुणे -2 इजकल टू 0, तो 2 प्लस एक्स -8 इजकल टू 0, तो x -6 इजकल टू 0, x इजकल टू +6। यहाँ पे किस पे काम कर रहा है 6 पर। तो +6 जो है वो +4 से बड़ा है, मतलब कि ये जो होगा ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपेयर टू किससे H2SO3 से। ठीक है। इस तरह से और भी कॉम्प्लेक्स आप निकाल सकते हैं। HNO2 ले लो, और भी आपको हम एग्जांपल देते हैं। जैसे में आप एग्जांपल ले लो HNO2 को, HNO2 और HNO3 में। ठीक है। यहाँ पर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो। जब नाइट्रोजन का निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू -2 इजकल टू 0, तो x 1 प्लस एक्स -4 इजकल टू 0, x इजकल टू कितना +3। यहाँ पे निकालोगे तो x प्लस 1 प्लस 3 इंटू -2 इजकल टू 0, तो कितना होगा x प्लस सॉरी
यहाँ पर हाइड्रोजन का निकालना है 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 2 इजकल टू 0, 1 प्लस एक्स माइनस 6 इजकल टू 0। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो x माइनस एक्स इजकल टू 5, तो इसका आया +5, इसका आया आपका +3, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर आपको एक और कॉम्प्लेक्स हम दे दें, जो हमने शुरू में ही बोला था, आपको H2O और H2O2 का निकालना हो, तो किसका बड़ा और किसका छोटा और किसका ज़्यादा होगा, तो आप इसका निकाल लो, इसमें से निकालोगे तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू -2, तो यह आएगा -2, और यहाँ लिखोगे 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू -1, इसका आ गया किसका, -1, तो यहाँ पे -1, यहाँ -2, तो -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है, तो यहाँ पर H2O2 की एसिडिक स्ट्रेंथ H2O की तुलना में जो होती है वह ज़्यादा होती है। तो ये एक तरीका होता है कि जहाँ से आप ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसका कम है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको बना लो। अब जो हम लोग सीखने चल रहे हैं, दूसरा जो है इफेक्टिव चार्ज और आयनिक पोटेंशियल। अब देखो, जो इफेक्टिव चार्ज और आयनिक पोटेंशियल होता है वो क्या करता है कि इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है कि इफेक्टिव चार्ज और आयनिक पोटेंशियल, अब हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा। सेकंड, ये पोटेंशियल जो होता है वो एक फॉर्मूला होता है चार्ज ऑफ एनाइन, चार्ज ऑफ एनाइन अपॉन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन एटम्स, ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है। ये भी फॉर्मूला जो है आगे चलकर आपको डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में काम करेगा कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कम है। ठीक है। अब देखो, जिसकी आयनिक पोटेंशियल चार्ज, ध्यान रखिएगा, जिसकी इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू जो होती है बड़ा अच्छे तरीके से ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, अभी हमने एक पढ़ा था HOCl का, अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हम एक रूल पढ़ा था कि HOCl फिर HOCl2 सॉरी HClO2 HClO3 HClO4। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो इसका था, फिर उसके बाद ठीक है, मैंने सबसे ज्यादा जो था वो HClO4 का था, वह उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ था, कम हुआ था। मैंने मैक्सिमम जो था वो किसका था, HClO4 का था, और धीरे धीरे जो हुआ था वो कम हुआ था। ठीक है, आपको बताएं, एक एनाइन और कैटाइन दो टर्म आता है, कैटाइन और एक है एनाइन। आपको याद करने वाला दिक्कत होता है, कैटाइन जो होती है वो टर्म आता है कैट से। कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली बहुत पॉजिटिव होती है, आपको पता है बिल्ली के अंदर बहुत अच्छी खासियत होती है, वह मतलब बहुत पंचुअल होती है बिल्ली। आप वो हमेशा मतलब कि अगर बाथरूम भी करना होता है तो अगर आप, चूंकि हम बिल्ली पाले हुए थे तो हमको पता है कि अगर बाथरूम में अगर आप किसी कहीं पर ट्रे रख देते हैं तो वहां पर वो जाकर आराम से अपनी बाथरूम त्याग कर देती है। वह हर जगह नहीं त्याग करती है, वो बाथरूम में जाएगी, एक पर्टिकुलर जगह आप उसको फिक्स कर दिए, वहीं पर आप अंधेरा हो, रात हो, दिन हो, वो वहीं जाकर अपना बाथरूम जो होती है वो करती है। उनके खाने का सामान आप एक जगह रख दीजिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम धातु कटपटलेट में आप उसके खाना रख दीजिए, पानी रख दीजिए, आप निश्चिंत रहिए, छोड़ दीजिए, वो अपना घूम फिर के आके खा लेंगे, आपने सो जाएंगे। बिल्लियों में सबसे खासियत यही होती है, वो हमेशा बड़ी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, डॉग जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी के होते हैं, उनको आप तो आपके शरीर पर चढ़ जाएंगे। डॉग में होता है कि आप आएंगे तो आपके शरीर पर चढ़ जाएंगे, उछलना कूदना डॉग का ही प्रवृत्ति होती है। पर बिल्लियों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती, बिल्ली अपना शांति से पड़ी रहेगी आपके पास, अगर आप खिलाएंगे तो खेलेंगे, तो अपनी जगह बेड पर पड़ी हुई रहती है। तो ये बड़े पॉजिटिव माइंड के होते हैं। तो इसी से आप याद रखिए, कैट जो होते हैं बड़े पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो कैटाइन हो पॉजिटिव होते हैं और एनाइन जो होते हैं वह निगेटिव होते हैं। ठीक है,
अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास हम एक कुछ कम्प्लेक्स आपको देते हैं, सपोज करिए कि हम आपको कुछ एसिड्स देते हैं, ठीक है। लीजिए हम ऊपर वाला एग्जाम्पल देते हैं, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। अब जो HCl, अब इसके जो एनायन आप छाटेंगे तो क्या होगा, एनायन जो निकालेंगे यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, OH माइनस, सॉरी यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, कैटाइन जबकि हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा, H प्लस और OCl माइनस या ClO माइनस, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन हट से हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। उसी तरह से यहां से क्या होगा, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे इफेक्टिव चार्ज। आओ गौर समझिएगा, जो इफेक्टिव चार्ज की वैल्यू होगी कितनी होगी, चार्ज ऑफ एनायन अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कितने चार्ज है यहाँ पर, एक चार्ज है, ध्यान रखेंगे विथ चार्ज लेकर आएंगे। यहाँ -1 है तो -1 अपॉन में कितने ऑक्सीजन है, 1, तो कितना आया -1। यहाँ पे कितने हैं, माइनस कितने एनायन है, 1 अपॉन में कितना 2, यानी कि -0.5। यहाँ पे कितना -1 अपॉन में कितना ऑक्सीजन 3, तो कितना हो गया 0.33। यहाँ पे कितना -1 अपॉन में 4, यानी कि -0.25। अब देखिए, तो यहां पे जो हम लोग को रिएक्शन मिला, ये इफेक्टिव चार्ज मिला, गौर समझिएगा, इफेक्टिव चार्ज हमको मिल गया, ठीक है। तो इफेक्टिव चार्ज हम लोग को मिल गया। अब जो इफेक्टिव चार्ज होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है, अब यहां पर आप वैल्यू देखेंगे तो ये -1 है, -0.5 है, -2, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव में आप जितना दूर जाते हैं उतना वैल्यू जो होती है उसकी क्या होती है, बढ़ती है, घटती है। जितना आप दूर जाओगे उतनी वैल्यू उसकी घटती है, निगेटिव में बढ़ रहा है, -3, -2, -1, तो -1 जो है -2 की तुलना में बड़ा है। यहां आप अगर देखेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.25, 0.35, 0.5 यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड की अगर हम इफेक्टिव चार्ज देखेंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड की इफेक्टिव चार्ज जो है हमारे पास कितना है, -1 है, ठीक है। और HClO4 का इफेक्टिव चार्ज है 0.25 है, -0.25 है, ठीक है। मतलब कि इसकी चार्ज जो होती है, इसकी वैल्यू जो है वह क्या है कि इन लोगों की तुलना में क्या कर रहा है कि बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे -1, -0.5, -0.3। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जैसे जैसे जो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास मिलेगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -0.25, -0.35, 33, 0.5, -0.1, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमारे पास स्ट्रेंथ रहता है, जो इफेक्टिव चार्ज होता है, ये भी डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में काम करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास मेजर वैल्यू होगा, ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो सबसे जो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा क्या है कि सबसे कम मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है सबसे ज्यादा है इसका, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा होगा वो किसका, HClO4 का, फिर उसके बाद HClO3 का, फिर उसके बाद HClO2 का, और फिर उसके बाद HOCl का, ठीक है। इस तरह से आप घर बैठ के हम आपको बताते हैं, कॉम्प्लेक्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक काम जो भी मैंने पढ़ाया था ना, HNO2 और HNO3, एक ये है। दूसरा आप ले लो, हम आपको कुछ किताब के आपके कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, H2SO3 और
H2SO4 का। आप इसे कैलकुलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ हमने ये कैलकुलेट करके निकाला है, H2 और H2O2। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, अब इसके बाद जो हम आगे के टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, वो टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इंटरेस्टेड भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसके पीछे बड़ी रीजन है। क्योंकि अभी तक जो हम लोग सीख रहे हैं कि आप एक नया कंसेप्ट भी देखोगे, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट देखोगे कि ऑक्सीजन की संख्या के बढ़ने के साथ साथ इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो बढ़ती है। आप देखो ना, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, यहाँ देखो H2O2, यहाँ पर SO3, H2SO4, HNO2। माने कि जिसके पास नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन की संख्या, ध्यान रखना हमारी बात को, स्टेटमेंट को याद रखो कि नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन की संख्या, नॉन प्रोटिक का मतलब होता है कि वो कॉम्प्लेक्स जिसके साथ ये ऑक्सीजन जो सिर्फ सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड हो, उसके पास हाइड्रोजन ना जोड़ा हो, उसे कहते हैं नॉन प्रोटिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो कहा कि यदि, अभी हम पढ़ाएंगे प्रोटिक हाइड्रोजन, प्रोटिक पोटेंशियल या प्रोटिक हाइड्रोजन अगर मिल जाए मौका तो अगर नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन की संख्या, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता है, क्या होता है, नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन की संख्या जैसे जैसे बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे वैसे क्या करती है, बढ़ती है। फिर से क्या बोले, नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। आप अगर गौर से देखोगे HNO2 और HNO3, यहां पर जब आप HNO2 और HNO3 देखोगे तो यहां पर एक ऑक्सीजन जो है वह HNO2 में एक प्रोटिक ऑक्सीजन है, और यहां पर देखोगे HNO3 में तो यहां पे दो प्रोटिक ऑक्सीजन है, सॉरी एक प्रोटिक ऑक्सीजन यहां पर है OH। यहां देखो, यहां पर एक प्रोटिक ऑक्सीजन, यहां पर भी एक प्रोटिक ऑक्सीजन है, यहां पर एक नॉन प्रोटिक है, और यहां पर कितने नॉन प्रोटिक है, दो नॉन प्रोटिक है। समझ में आया? उसी तरह से यहां देखोगे H2O में ये ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, पर यहां जब H2O2 जो कॉपी बुक स्ट्रक्चर इसका बनता है ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, इसकी कॉपी बुक स्ट्रक्चर बनती है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस में आता है। तो इसमें सीधी सी बात होती है कि जिस कॉम्प्लेक्स में नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन की संख्या जितना कम रहेगा, सॉरी ज्यादा रहेगा, प्रोटिक ऑक्सीजन की संख्या जितना कम रहेगा, तो नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन की संख्या भी एक डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में काम करता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन जितना ज्यादा रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है उसकी ज्यादा होती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में भी काम करता है। अब देखो, अगर सपोज करो कि यहां पे आप जो भी कॉम्प्लेक्स देखो, यहां पर भी देखोगे तो यहां पर नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे बढ़ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, यहां भी नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन मिला, यहां भी नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन मिला, यहां भी नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन मिला। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स, ये नॉन प्रोटिक प्रोटिक समझ में आ रहा है कहानी? याद रखो कि नॉन प्रोटिक का मतलब वो होता है कि जो ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स के डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ा हो। देखो यहां NO2 में ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं हम लोग प्रोटिक ऑक्सीजन, और इस जो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़ा है पर यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसे कहते हैं हम लोग नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जितना नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है, ये एक जनरल रूल है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पर हम लोग यहाँ पे निकाले भी, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़े, आप इसी को नॉन प्रोटिक की तरह भी पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात हमसे एक बच्चा पूछा कि सर ये बताइए, आप कहते हैं कि प्रोटिक ऑक्सीजन की संख्या जो होती है और नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन जो होता है, सॉरी नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन की संख्या जो होता है वो एक डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में होता है, कब? जब एक ग्रुप सेम हो। ठीक है, तो हम प्रोटिक और नॉन प्रोटिक की बात इन लोगों पर नहीं की है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट से हम लोग पढ़े, तो यहां पर सीख गए कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ा या आयनिक पोटेंशियल चार्ज जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो थी वो बढ़ गई। लेकिन अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हों
जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ रहा है, घट रहा है, ग्रुप भी सेम हो, फिर भी उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आती है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि बेटा केमिस्ट्री जो है वह एक अपवादों का सब्जेक्ट है, बहुत एक्सेप्शन है इस सब्जेक्ट में। हम एक रूल को कह दे कि ये रूल इस पर काम करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये रूल बहुत देर तक नहीं लागू होता है। इसमें से कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं जो कि एक्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं, कुछ ऐसे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम केमिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी के साथ साथ एक्सेप्शन को भी बहुत ध्यान देते हैं कि कहीं ये इसका कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड एग्जांपल है और इस एग्जांपल को आप मार्क कर लेना, क्योंकि ये एग्जांपल जितने बच्चे पीजी के एग्जाम देते हैं ना, और चूंकि यूजी में भी बीएचयू वाले अगर बच्चे होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे, तो इस क्वेश्चन पर विशेष फोकस करना जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को कई बार जनरली क्वेश्चन बोर्ड जब एग्जाम होता है तब भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसको तो हम एंट्रेंस में तो बहुत बार देते हैं, पीजी एंट्रेंस हो गया या यूजी एंट्रेंस हो गया, उसमें बहुत देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो कि अभी हमने कहा कि ग्रुप सेम हो, पीरियड सेम हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने से क्या होता है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना पहले। H3PO2, ठीक है, H3PO3 और H3PO4। आप गौर से देखोगे बेटा तो ये तीनों ग्रुप का, मैंने यहां हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन, तीनों में हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन, इन तीनों के में अगर आप गौर से देखेंगे हाइड्रोजन फास्फोरस और ऑक्सीजन है तीनों में, ठीक है, तो तीनों की ग्रुप सेम है, तीनों की पीरियड सेम है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट रूल फॉलो करना चाहिए। आप अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट रूल पे जाओगे तो कितना होगा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 गुणे 1 प्लस एक्स प्लस 2 गुणे माइनस 2 इजकल टू 0, तो 3 प्लस एक्स माइनस 4 इजकल टू 0, तो यहां से x माइनस 1 इजकल टू 0, एक्स इजकल टू प्लस 1। मतलब यहां पर इसके फास्फोरस का जो वैल्यू आया हुआ आया +1, यहां पे जो है वह 3 गुणे 1 प्लस एक्स प्लस 2 गुणे माइनस 3 इजकल टू 0, तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इजकल टू 0, तो x माइनस 3 इजकल टू 0, एक्स इजकल टू +3। मतलब यहाँ पे जो आया वो +3 पर आया। यहाँ पे जाएंगे 3 गुणे 1 प्लस एक्स प्लस 4 गुणे माइनस 2 इजकल टू 0, तो 3 प्लस एक्स माइनस 8 इजकल टू 0, एक्स माइनस 5 इजकल टू 0, एक्स इजकल टू +5। यहाँ पे जो है वो +5 पर आया। अगर देखो तो अगर इस रूल की तरफ अगर चले तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा 5 का, फिर 3 का और फिर 5 का। भैया अभी हमने जो रूल सीखा उसके हिसाब से ये है, लेकिन आपको बताएं ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल गलत है। इसलिए कहते हैं कि बेटा केमिस्ट्री जो है बिल्कुल एक्सेप्शनल का सब्जेक्ट है। इसमें ये रूल जो है वो बिल्कुल 100% गलत है। चाहे इसका हम एसिडिक स्ट्रेंथ सीखते हैं जो रियल होता है, जो रियल में कैसा एक्सपेरिमेंटल, ध्यान रखेंगे जो भी एक्सेप्शन मिलता है ना बेटा वह एक्सपेरिमेंटल होता है। और एक्सपेरिमेंटल जो एसिडिक स्ट्रेंथ का रूल जो होता है, स्ट्रेंथ जो होता है वह H3PO2 सबसे ज्यादा एसिडिक, H3PO3 उससे कम एसिडिक, H3PO4 सबसे कम एसिडिक। अब लो, अभी हमने कहा कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। थोड़ी देर के लिए रूल चला, फिर बाद में कहा ना हर जगह ये लागू नहीं होता है। फिर इनकी क्या कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंट में इनकी सिस्टम क्यों बदल गया भैया,
क्यों H3PO4 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होने के बाद भी क्या हुआ कि इसका क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ज्यादा होने के बाद भी ये सबसे कम एसिडिक होता है। अब देखो यहीं पर क्या होता है कि अब एक नए रूल की तरफ आते हैं, ठीक है। यहां पर हम एक टर्म सीखते हैं, हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑक्सीजन और एक होता है नॉन पोटेंशियल ऑक्सीजन। हम इसी को उससे वैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसी को हम लोग कहते हैं एक प्रोटिक ऑक्सीजन और एक होता है नॉन प्रोटिक ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे, बेटा हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अभी हम एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसको तुम लोग लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद हम आपको देखो थोड़ा सा गौर से समझना, अगर समझ जाओगे तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर हम हाइपोफास्फोरस एसिड या फास्फोरस एसिड या ऑर्थोफास्फोरस एसिड, ठीक है, अगर हम H3PO2 को लें, थोड़ा सा हम एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, H3PO2 को लें, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है, नाम रखना हाइपोफास्फोरस एसिड। दूसरा होता है फास्फोरस एसिड, उसको हम कहते हैं H3PO3, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, जिसका नाम होता है H3PO4। बहुत आराम से समझना, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको समझाने में, हम बिल्कुल आराम से समझाएंगे, ठीक है। चलो अब हम आपको बताते हैं, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाते हैं क्योंकि इसमें काम का चीज है। एक फास्फोरस है, यहां पर जो है एक जो है ऑक्सीजन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन जो होगा वह हाइड्रोजन के साथ, एक यहां हाइड्रोजन एक यहां हाइड्रोजन। ये फास्फोरस है, यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां पर एक ऑक्सीजन और यहां पर एक। अब ठीक है, अगर हम नेचर ऑफ एसिड की बात करें, हम एसिड की बात करें, अब देखो क्योंकि ये एसिड है H+ आयन देगा, पर ये OH भी इसके पास है, इस हिसाब से ये एक बेस भी है। जिसके पास OH होता है, डिसलोकेट करने के बाद अगर वो OH देता है तो वो एक बेस की तरह काम करता है। इसीलिए क्योंकि यहां पर एक OH है तो इसको हम लोग करते हैं मोनोबेसिक, ठीक है। और चूंकि एसिडिक प्रॉपर्टी है तो इसको कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। इसमें दो OH इसको हम लोग कहते हैं डाई बेसिक एसिड, और इसे कहते हैं हम लोग ट्राई बेसिक एसिड। समझ में आया? अगर अब देखो यहां पे एक टर्म आता है पोटेंशियल ऑक्सीजन को, यहां हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ पोटेंशियल ऑक्सीजन, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑक्सीजन का मतलब होता है कि कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटिक ऑक्सीजन। पोटेंशियल ऑक्सीजन को ही आगे चलकर हम लोग कहते हैं प्रोटिक ऑक्सीजन। क्यों? वैसे ऑक्सीजन जिनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं कि ऐसे ऑक्सीजन जिसके अब क्या होता है जिसमें क्या कौन सा जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो, मतलब कि प्रोटॉन अटैच है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन। आप इसको एक और नाम से दे सकते हैं, नाम प्रोटोनेटेड। आप एक काम करो, इसका नाम लिख लो प्रोटोनेटेड, बड़ा अच्छा रहेगा, प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहते हैं कि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच हैव हाइड्रोजन अटैच्ड, या हाइड्रोजन न कहकर आप इसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं, कि अगर जिस ऑक्सीजन के साथ अगर प्रोटॉन अटैच्ड है उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, और जिसके साथ में ऑक्सीजन प्रोटॉन अटैच नहीं है उसे हम लोग कहते हैं नॉन प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे जरा आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पर 1, यहां पे कितने हैं 2, और यहां पे कितने हैं 3।
क्योंकि यहां पर एक OH, यहां पर 2 और यहां पे 3। और नंबर ऑफ नॉन प्रोटोनेटेड या जिसको हम लोग कहते हैं अनप्रोटोनेटेड, अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, यहां पर कितने हैं 1, यहां पर कितने हैं 1 और यहां पे कितने हैं 1। अब अभी हमने इससे पहले कुछ बोला था कि जहां पे प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन की संख्या डिफरेंट डिफरेंट हो, अभी हमने HClO, HClO2, HClO3 उससे सीखा। उसमें क्या था, जो हमने HClO2 पढ़ा, HClO, ठीक है, यहां पे जो है HOCl2 था ना, उसके बाद क्या था एस कॉम्प्लेक्स क्या था HOCl, HOCl2 और क्या क्या था कॉम्प्लेक्स में HOCl3, सॉरी HClO, HClO2, ठीक है, यहां पर HOCl था, यहां पे था आपका HClO3, ठीक है, HClO4, जो भी हमने सीखा था पीछे के क्लास में, ठीक है। अब जा समझो, इसमें अगर कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक एक सिर्फ यहां हमारे पास प्रोटोन, यहां पे क्या है क्या कहते हैं प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन जो है एक एक की संख्या में। और जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्लोरीन के साथ ये ऑक्सीजन होगा, क्या होगा कि हाइड्रोजन जुड़ा होगा इसके साथ, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा ऑक्सीजन के साथ होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा और इसके साथ एक कुल ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ जोर से देखो, इस ऑक्सीजन के पास जो है यहाँ पर एक ऑक्सीजन अनप्रोटोनेटेड होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अनप्रोटोनेटेड होगा, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन अनप्रोटोनेटेड होगा। तो अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है बढ़ती है, अभी हम थोड़ी देर पहले बोला था। लेकिन यहां पे देखोगे कि अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन की संख्या जो है वह बिल्कुल कांस्टेंट है। अब तो रूल गया ना काम से, क्योंकि यहां पे अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन सिर्फ एक एक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में कैसे डिसाइड करेंगे। अब ऐसे स्थिति में हाइड्रोजन डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में काम करता है। क्यों हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो काफी ज्यादा होती है, यहां से ये हाइड्रोजन निकलना बहुत मुश्किल है। ये H+ आयन आसानी से क्या कर सकता है निकल सकता है। तो यहां पे 2 H+ आयन निकलेगा, यहां पर एक H+ आयन निकलेगा और यहां से H+ आयन निकलता ही नहीं है। फिर समझो, यहां पे 2 H+ आयन निकालने की टेंडेंसी है, यहां पर एक H+ आयन निकालने की टेंडेंसी, और यहां पर H+ आयन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बाइंडिंग होती है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है काफी हाई होती है, और ऑक्सीजन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के चलते हाइड्रोजन वहां से डिस्प्लेस होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस स्थिति में ये H आसानी से निकल जाएगा, और जहां पर H+ आयन निकलता है वही तो ज्यादा एसिड होता है। तो ऐसे कंडीशन में यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहां पर चूंकि एक नॉन अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे काफी ज्यादा होती है, तो यहां से यह हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो नहीं पाता आसानी से, और इस वजह से क्या होता है कि ये H+ आयन डिस्प्लेस होते हैं। और क्या करता है, यही वजह है कि H3P यहां पर क्या कहते हैं H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो H3PO2। ठीक है, ये छोटी छोटी कंसेप्ट हैं जो काफी परेशान करते हैं। आप इसको बना लो, और बनाकर हम एक थोड़ा सा कुछ लिखवा देते हैं। आप लिखो द डिसोसिएशन ऑफ प्रोटॉन इज feasible only the hydrogen atom attached to oxygen rather than hydrogen directly bonded to the central atom. Central atom. The structure of H3PO2 possesses only one OH bond, but the other oxygen is unprotonated, hence it is monobasic acid.
in H3PO3 having two OH bond, means two protonated oxygen. It is dibasic. And in H3PO4 having three OH या three protonated oxygen, it is tribasic acid. हो गया, नीचे लिखो, we know that the acidic strength will increase by number of unprotonated oxygen atom present, but in this case the number of unprotonated oxygen is same, but the number of dissociable proton the OH group increase from 1 in H3PO2, 2 in H3PO3 and 3 in H3PO4. यहां पर OH ग्रुप की बात. Therefore overall effect of unprotonated oxygen is more for 1 OH, less for 2 OH and far less from 3 OH group. Hence the acidic strength will be decreases from H3PO2 to H3PO4. यहां पे OH स्ट्रेंथ भी एक डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में काम करेगा, यहां पे H+ आयन भी एक डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में काम करता है. ठीक है, तो ये आपका मिल गया एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हम लोग को मिलता है वह क्या होता है, H3PO2, फिर उसके बाद H3PO3, फिर उसके बाद H3PO4. ये आपके पास ऑर्डर होता है. ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे. ध्यान रखेंगे, अगला लेक्चर जो है, जो कल मिलेगा आपको, बिल्कुल नया कंसेप्ट है. इसके बाद के जो भी लेक्चर आपके मिलेंगे, 2 लेक्चर मतलब 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर और बनेंगे जो इस चैप्टर के बहुत नए कंसेप्ट हैं. आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा लक्स फ्लॉड मेथड का, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा. सॉल्वेंट कंसेप्ट का, सॉल्वेंट कंसेप्ट भी एसिडिक स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, कैसे, आपने नाम नहीं सुना होगा. तो जो हम अगला लेक्चर बनाएंगे वो आपका होगा लक्स फ्लॉड मेथड पे. ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्वेंट मेथड पर है. ठीक, फिर उसके बाद है लुईस एसिड का कंसेप्ट. तब जाकर ये अपना चैप्टर जो है समाप्त होगा. तभी चैप्टर में वक्त है. ठीक है, कैसा लगा आपको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा. ठीक है, हम आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए. ओके, आज इतना ही. थैंक यू सो मच.